जय हिंद दोस्तों, वेलकम यू ऑल। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया? हाँ, प्रोडक्शन वगैरह पढ़ाया था। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्या पढ़ाया था? प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू के बारे में। यानी कि ये रिवेन्यू को हम क्या कहते हैं? संप्राप्ति। संप्राप्ति कह सकते हैं। और क्या कहते हैं इसको? आगम, संप्राप्ति, राजस्व। राजस्व, ठीक है। ये क्या था? उत्पादन। उत्पादन, ठीक। इससे मेनली आपको मार्जिनल पता होना चाहिए। मार्जिनल, मार्जिनल से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सीमांत, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। सीमांत क्या होता है? सीमांत ये है, आप कुछ भी सीमांत हमेशा दो चीज़ों में निकल सकता है। यानी कि आपने किसी चीज़ का यूज़ किया, उसके बाद दूसरी चीज़ का यूज़ किया, तो इनके बीच की जो रेटिंग में जो डिफरेंस होगा, ठीक, अगर रेटिंग में डिफरेंस है, हम यूज़ उपभोग की बात कर रहे हैं, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो सपोज करो एक दिन का रिवेन्यू इतना है, दूसरे दिन का इतना है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? फिर उसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल रिवेन्यू। प्रोडक्शन की बात है तो एक दिन का प्रोडक्शन इतना, दूसरे दिन का इतना, इनके बीच का डिफरेंस है, उसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक। यानी कि दो यूनिट के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? मार्जिनल कहलाता है, सीमांत कहलाता है। ये हम पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? बैलेंस, यानी कि संतुलन। एक और पढ़ा था हमने, संतुलन की स्थिति, है ना। वो संतुलन की स्थिति, वो इक्विलिब्रियम स्टेट, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। ये है बैलेंस, ये भी संतुलन है, इसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस, संतुलन। बाजार संतुलन कह सकते हैं पूरा टॉपिक, बाजार, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड है। बाजार संतुलन, या फिर कहेंगे इसको मार्केट बैलेंस। मार्केट बैलेंस, मार्केट बैलेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? देखो, कोई भी मार्केट बैलेंस कब रहेगी? बैलेंस कब रहेगी? बैलेंस जब रहती है जब किसी भी मार्केट में सप्लाई, यानी कि जो पूर्ति हो रही है, जो सप्लाई, सप्लाई किसके बराबर हो जाए? डिमांड के बराबर हो जाए। देखो, सप्लाई बराबर हो जाए किसके? सप्लाई बराबर हो जाए डिमांड के, ठीक है। सप्लाई को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ति। पूर्ति बराबर हो जाती है मांग के, तो इसे हम किसी भी बाजार का क्या कहते हैं? संतुलन की स्थिति कहते हैं। किसी भी बाजार की संतुलन की स्थिति हम क्या कहते हैं? जब सप्लाई इक्वल हो जाए किसके? डिमांड के। तो अब खुद सोचो, जैसे कि डिमांड किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा है ना, सबको चाहिए वो चीज़, बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसकी सप्लाई कम हो रही है, तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, बिल्कुल महंगी हो जाएगी, ठीक है। या आप सपोज करो कि किसी चीज़ की डिमांड तो बहुत कम है, लोग खरीद रहे हैं, चाहे नहीं रहे उसको लेना, डिमांड बहुत कम है और सप्लाई उसकी बहुत ज़्यादा है। कोई सब्जी ले लेते हैं, जैसे कि एक टाइम पे आपको पता था कि प्याज कितनी महंगी हो गई थी, 400 रुपये किलो भी प्याज थी, ठीक। और आज के टाइम पे प्याज का क्या रेट है? 15 से 20 रुपये किलो आराम से प्याज मिल रही है ना। 15 से 20 रुपये किलो आराम से प्याज मिल रही हैं। तो इसको हम बैलेंस कह सकते हैं, क्योंकि और नॉर्मल रेट है। बैलेंस में क्या होता है? रेट नॉर्मल रहता है, दोनों चीज़ें इक्वल रहती तो रेट नॉर्मल रहेगा। अगर उस टाइम पे क्या था? डिमांड तो ज़्यादा थी, सप्लाई बंद हो गई थी ना, तो यहाँ पे बिल्कुल सप्लाई प्याज की बंद हो गई थी, तो क्या होगा? फिर महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक। तो किसी भी बाजार में अगर सप्लाई और डिमांड बराबर हो तो बैलेंस है। अगर हम क्या करें? हम सप्लाई को तो बढ़ा दें, सप्लाई को बढ़ा दें, ठीक है, और डिमांड को हम कम कर दें, सप्लाई बढ़ा दें, डिमांड कम हो, तो क्या होगा? तो इसका फर्क मूल्य पे पड़ेगा, बिल्कुल मूल्य कम होगा, ज़्यादा होगा। सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, उसकी कमी नहीं है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि सीज़न, जो सीज़न की चीज़ें होती हैं, जैसे अब आम का सीज़न आने वाला है, तो अपने सीज़न में वो चीज़ सस्ती होती है थोड़ी, क्यों? क्योंकि सप्लाई थोड़ी बढ़ जाती है ना। अब आम, मैंगो जो है, आम कौन सर्दियों में कोई नहीं खाना चाहता, सबको पसंद है आम, है ना। लेकिन उस टाइम पे सप्लाई नहीं होती, तो क्या होता है? प्राइस उसका ज़्यादा होता है, ठीक। वैसे वो स्टोर वगैरह का होता है, खाना नहीं चाहिए, सीजनल फ्रूट ही खाने चाहिए, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्राइस है, यानी कि जो मूल्य है, प्राइस क्या होगा? प्राइस कम होगा, बिल्कुल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अगर हम सप्लाई को हम कम कर दें, सप्लाई तो कम हो, है ना, लेकिन यहाँ इक्वल का निशान ही हमने गलत लगाया, क्योंकि बराबर तो है ही नहीं ना, छोड़ो, ऐसे ही समझते हैं ना। अगर सप्लाई कम हो और डिमांड हो जाए ज़्यादा, डिमांड बढ़ जाए,
तो प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल कंफर्म बात है, प्राइस उसका बढ़ जाएगा, प्राइस उसका बढ़ जाएगा। तो अगर ये दोनों जो है सप्लाई और डिमांड यानी कि पूर्ति और मांग दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा प्राइस या तो बढ़ेगा या घटेगा, प्राइस नॉर्मल नहीं रहेगा। ठीक, अब इसमें देखो, अब आ जाते हैं हम इस पर। अगर सप्लाई बराबर हो डिमांड के तो इसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस, बैलेंस की स्थिति, इसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस हो गया, संतुलन की स्थिति कहेंगे। तो ये जो संतुलन की स्थिति है, ये समझ आ गया कि अगर ये बराबर नहीं होंगे तो हमारे किस पे फ़र्क पड़ता है? प्राइस पर। ठीक है ना। देखो ये जो संतुलन की स्थिति है ये कहाँ देखी जा सकती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगी यानी कि कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव, कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये मैंने आपको बहुत अच्छे बाजार का जब टाइप पढ़ा था मैंने, टाइप्स ऑफ मार्केट, उसमें आपको समझा दिया था। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होगा? बिल्कुल इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल आप किसी भी, जैसे सब्जी मंडी होती है, सब्जी मंडी को दिमाग में लेके चलो, A to Z आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा क्या होता है। वहाँ पे सेलर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जो कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो प्राइस का जो रेट है वो सीमांत होता है। क्या होता है? वो सीमांत होता है ना, सीमांत मूल्य होता है। सीमांत मूल्य का मतलब कि इससे कम में वो नहीं बेच सकते। तो क्यों होता है सीमांत मूल्य? क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, सप्लाई और डिमांड बराबर है, इसलिए क्या होता है? सीमांत मूल्य होता है। वो चीज़ वो ज़्यादा महंगी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा है, इस वजह से वो चीज़ महंगी नहीं बिकती वहाँ पे। ठीक, तो ये समझ आ गया। तो किस में होता है ये? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये होता है। अब इसमें हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है? सीमांत लागत बराबर होती है सीमांत राजस्व की। जब ये वाली कंडीशन होगी, जब ये कंडीशन होगी तो क्या होगा? सीमांत लागत बराबर होगा सीमांत राजस्व के, सीमांत राजस्व के। सीमांत लागत किसके बराबर हो जाएगी? सीमांत राजस्व के। ठीक है, कब? जब संतुलन की स्थिति होगी, किसी बाजार में संतुलन की स्थिति होगी तो सीमांत लागत भी किसके बराबर होता है? सीमांत राजस्व के, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू। क्लियर? तो ये तो मैंने पढ़ी है होता क्या है, कंडीशन क्या होती है। अब इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, अब इस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, देखो क्लियर ना यहाँ तक? ठीक है, चलते आगे। देखो न्यूमेरिकल क्या आता है इस पर, मैं देख के आपको बताती हूँ। कोई भी वस्तु लेते हैं हम, क्या लें? अच्छा मैं आपको आया हुआ क्वेश्चन बताती हूँ, देखो। मांग वक्र नहीं, साइकिल का क्वेश्चन है, साइकिल का मांग वक्र। मांग यानी कि डिमांड, साइकिल का मांग वक्र। देखो क्वेश्चन कह रहा है साइकिल का मांग वक्र, इसको हम डी कहेंगे। 59600 माइनस 6p है, यहाँ p का मतलब प्राइस से है, ठीक है, 6p है, तथा पूर्ति वक्र, तथा पूर्ति वक्र, पूर्ति वक्र यानी कि सप्लाई। तो s बराबर क्या है? 29600 प्लस 4p है। तो संतुलित मात्रा बताओ। तो संतुलित मात्रा, संतुलित मात्रा बताओ। क्या बताना है? संतुलित मात्रा बतानी है। इसमें प्राइस ही पूछ सकता है, तो मूल्य बताओ। अब देखो संतुलित मात्रा, संतुलित यानी कि संतुलित कब होगा? संतुलित कब होता है? जब सप्लाई बराबर हो डी के। संतुलित मात्रा क्या होती है? सप्लाई, सप्लाई बराबर होना चाहिए डिमांड के, ये संतुलित मात्रा है, तो हम इसको इक्वल रख देते हैं। सप्लाई क्या हमारा? 29600 प्लस 4p
बराबर हो जाएगा 59600 माइनस 6p। क्लियर? अब इसको सोल्व करना है बस। इस 6p को अगर मैं इधर लेकर आऊँगी, ये कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ है, ऐसे तो होगा नहीं। -6p + 4p, हाँ ठीक है चलो, हाँ इसको हम इधर ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाला इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 6p + 4p = 59600। इसको इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा 29600। ठीक, सोल्व करो। 10p हो गया। 59,600 में से 29,600 माइनस करेंगे तो देखो 0 0 0 0, 5 में से 2 गए 3, 30,000 बचे, है ना, 30,000 बचे। अब p = ये मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो, तो p बराबर आ गया हमारा 3,000। p बराबर क्या आ गया? 3,000 आ गया। तो p क्या है? ये प्राइस है, मूल्य आया है हमारा, मूल्य आया है क्या? मूल्य है ना, आया है मूल्य। इसने क्या पूछा? संतुलित मात्रा। अगर मूल्य पूछता तो कहता मूल्य बताओ, संतुलित मात्रा और मूल्य बताओ, तो मूल्य हमने निकाल लिया, ये तो निकालना ही पड़ेगा। अब इस मूल्य को, इस p की वैल्यू में हमें क्या चाहिए? मात्रा चाहिए, नहीं कि हम सप्लाई चाहिए। इस p की वैल्यू में यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में रख दूँ, है ना, तो हमारे क्या आ जाएगा? सप्लाई आ जाएगा। रखो, देखो इसको क्या है, S = 29600 + 4 × 3000, ठीक है। ये हो जाएगा 29600 + 4 × 12,000। इनको प्लस कर दो, 1 0 2 0 6 9 2 1 2 1 3 1 4, सही है। तो ये है इसका आंसर 43,600। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब और देखते हैं, देखो अगर मैं कहूँ मांग वक्र यानी कि D = थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन कर ले, ये भी वैसे सिंपल ही था। क्या ले मैं 50,000 माइनस 6p, और फिर क्या है मांग वक्र, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मांग वक्र, पूर्ति वक्र, सप्लाई को पूर्ति वक्र, यानी कि S दिया हुआ है हमें। इसको कर लो 20,000 प्लस 20,000 प्लस कितना हो जाएगा? इधर जाकर माइनस हो जाएगा, फिर हम कर देते इसको 2p, ठीक है। 20,000 + 2p। तो अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है मूल्य बताओ, और क्या बताओ? और मात्रा बताओ। मूल्य बताओ और मात्रा बताओ, ठीक है। तो सेम वही, हमें क्या पता है? हमें पता है कि सप्लाई और डिमांड क्या होनी चाहिए? संतुलन की स्थितियाँ बराबर होती हैं। तो S = D, S की वैल्यू लिखो 20,000 + 2p 50,000 माइनस 6p, इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 8p, है ना, 8p, और इधर जाकर हो जाएगा माइनस में। 50,000 में से 20,000 माइनस करें तो 30,000 बचेगा, 30,000, ठीक। तो p = 30,000 / 8। ये तो शायद पॉइंट में जाएगा, पूरा कटेगा ही नहीं। चलो काटते हैं, 8 × 24, है ना, 6 8 56 4 8 5 40, 0 कट गया पूरा, ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए? ये तो आया हमारा प्राइस, आया, ये आया हमारा प्राइस। अब हमें क्या चाहिए? हमें मात्रा भी चाहिए। तो इसको अब वो मांग भी पूछ सकता है, यहाँ से ने मात्रा पूछ ली, मात्रा की जगह मांग पूछेगा तो हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे p की वैल्यू, ठीक है। अगर ये मात्रा पूछ रहा है तो हम इसमें रखेंगे। तो मात्रा के लिए हमें ऐसे निकालना है, तो 20,000 + 2 × 3750, ठीक है। अब ये तो 20,000 रहेगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 0 0 2 5 10 1 14 1 15 1 7 आ गया, 7500 आ गया। इसको प्लस कर दो, 2 0 आ जाएंगे, है ना, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है।
2750, 2750। तो ये क्या है, इस तरह के क्वेश्चन इससे आते हैं। क्लियर? और एक दो क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, ये आपको खुद करना होमवर्क के लिए, ले लो। देखो क्वेश्चन है मांग वक्र, मांग वक्र, मांग वक्र यानी कि डी 65500 माइनस 18p, 18p है, ठीक है। और एस यानी कि पूर्ति वक्र, पूर्ति वक्र एस दे रखा है 25500, ठीक है, प्लस 12p, 12p है। तो मात्रा और क्या, मूल्य, मात्रा और मूल्य हमें बताना है, ठीक है। ऐसा मत करना कभी वो मात्रा पूछे, मूल्य कहीं ही नहीं, मूल्य तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना, उसी के तो आप इसमें रखोगे। देखो जैसे यहाँ था, इसमें वो कह दे, इसमें वो मूल्य ना कहे, इसमें वो मूल्य ना कहे, सीधे मात्रा कहे, तो आप इसी को आंसर सोच लो। नहीं, मात्रा चाहिए, मूल्य तो आपको निकालना ही पड़ेगा, प्राइस निकाल के तभी तो आप इस इक्वेशन में रखोगे, ठीक है। तो सेम वही है यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों चीज़ें बोल दिया हमने। तो क्वेश्चन करो, देखो एस इक्वल्स टू डी होता है, तो 25500 प्लस 12p, इक्वेशन बन गई हमारी 65500 माइनस 18p, ठीक है। अब ये इधर जाकर हो जाएगा क्या, प्लस का 18 और 12 कितने हो जाते हैं, 30, 10 20 30, हाँ 30p, ठीक। इसको ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 65500 माइनस 25500, ठीक है। तो 30p इक्वल्स टू कितना बचा, देखो 0 0, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 गए 4, ठीक है। अब p इक्वल्स टू 40000 अपॉन 30। अब देखो ये 3 से तो कटेगा नहीं, ये जाएगा पॉइंट में, ठीक, ये जाएगा पॉइंट में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से दिया था डाटा, इसलिए मुझे ये नहीं पता कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा। जो आया हुआ क्वेश्चन था उसका तो पॉइंट में नहीं जाने का, ठीक है, एग्जाम में आप करोगे तो पॉइंट में आंसर नहीं जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे पॉइंट में जाएगा, फिर आगे तरीका पता है, जो भी आंसर आएगा p की वैल्यू आएगी वो आप किस में रख दोगे, इस इक्वेशन में रख दोगे, p की जगह, और क्या निकल जाएगी, मात्रा निकल जाएगी, ठीक। तो ये क्या था, ये बैलेंस था, यानी कि संतुलन था। अब हमें क्या पढ़ना है, अब देखो वैसे तो इकोनॉमिक्स मैंने कंप्लीट पढ़ा दी, इकोनॉमिक्स ख़त्म है, ठीक, लेकिन कुछ चीज़ का भी पूछ लेता है, शेयर वगैरह से, कंपनी, फैक्ट्री, शेयर और सेंसेक्स, निफ्टी, इन सब के बारे में। अगर इन सब के बारे में मुझे नहीं पता कि मैं कैसा एक्सप्लेन कर पाऊँगी, आपको समझ आएगा नहीं आएगा, चलो ट्राई करते हैं ना, कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, वरना फिर वैसे इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, ठीक, इतना ही पढ़ाते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा इन्हीं सबसे आता है। देखो कंपनी जो होती है, कंपनी एक तो होती है फैक्ट्री, ठीक है, एक होती है कंपनी, कंपनी, और एक होती है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ठीक है ना। इंडस्ट्री वैसे तो देखो जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में कुछ खास फर्क नहीं है, बट जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री होती हैं एक साथ, है ना, पूरा एरिया से नोएडा है, नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, मतलब जहाँ बहुत सारी फैक्ट्री हों उसे हम क्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं है, इसको हटा देते हैं। मेन डिफरेंस होता है कि इसमें फैक्ट्री और कंपनी में क्या फ़र्क है। फैक्ट्री और कंपनी, देखो कंपनी तो होती है एक कंपनी की बहुत सारी फैक्ट्री होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री ओनली एक यूनिट है, फैक्ट्री यूनिट है किसकी, प्रोडक्शन की, फैक्ट्री यूनिट है किसकी, प्रोडक्शन की, फैक्ट्री यूनिट किसकी है, प्रोडक्शन की, यानी कि जहाँ प्रोडक्शन, जहाँ वो चीज़ बन रही है, फैक्ट्री का कुछ काम नहीं है, फैक्ट्री बस एक जो भी इसमें मशीनें वगैरह लगी होती हैं उसका काम है सिर्फ प्रोडक्शन, चीज़ें बनाना, प्रोडक्शन करना, ठीक है, वो फैक्ट्री है। लेकिन इस फैक्ट्री को जो संभालता है, जो उसको मैनेज करता है, जो इस पर रेट क्या करता है, यानी कि किस रेट में हमको बेचनी है, जो कर्मचारियों को सैलरी देता है, जो उसको मैनेज करता है, जो उसका एडवर्टाइजमेंट करता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, कंपनी,
उसे हम क्या कहते हैं, कंपनी। जैसे टाटा क्या है, टाटा, ठीक है, टाटा कंपनी का नाम है, टाटा कंपनी का नाम है। अब ये बताओ इस टाटा कंपनी के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके ट्रक भी हैं, है ना, ट्रक से लेकर नमक तक, ट्रक से लेकर नमक यानी कि साल्ट तक किसके हैं, टाटा के हैं। और बहुत सारी इसकी गाड़ी यानी कार भी हैं, कार भी हैं, है ना। जैसे महिंद्रा है, महिंद्रा की भाई कितनी सारी कार हैं। तो क्या ऐसा होगा कि सारी कार वो एक ही जगह बनाता होगा, बहुत फैक्ट्री उसकी बहुत सारी होंगी। ऐसा होता है कितने स्टेट में कि यहाँ फैक्ट्री डाल दी, वहाँ फैक्ट्री डाल दी, ठीक है। तो समझ आ गया फैक्ट्री और कंपनी में क्या डिफरेंस है। जैसे वो है रिलायंस है ना, रिलायंस क्या है, कंपनी है, रिलायंस कंपनी का नाम है, कंपनी वो एक है। लेकिन रिलायंस के भी आपने देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हर चीज़ क्या वो एक ही जगह बनेंगी, फैक्ट्री उसकी बहुत सारी हैं। तो फैक्ट्री समझ गए, फैक्ट्री क्या है, कि यूनिट है प्रोडक्शन की, जहाँ प्रोडक्शन होता है वो फैक्ट्री है, ठीक है। जो उसको मैनेज करता है, जो उसके एडवर्टाइजमेंट करता है, जो अपना जो रेट डिसाइड करता है, ठीक है ना, वो क्या है, उसे हम कंपनी कहते हैं। जैसे पतंजलि है, पतंजलि, पतंजलि जो है, पतंजलि कंपनी का नाम है, ठीक है, पतंजलि कंपनी का नाम है। लेकिन इसके प्रोडक्ट कितने सारे हैं, तो इसकी फैक्ट्री बहुत सारी होंगी, क्लियर। तो फैक्ट्री कंपनी में तो आप समझिए। अब देखते हैं हम कंपनी जो होती है, कंपनी तो फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री तो आप समझ गए, फैक्ट्री में तो कुछ होता ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन होता है। हमें कंपनी को समझना है, कंपनी कितने टाइप्स की होती हैं। अब जो हमारी कंपनी है, कंपनी, ठीक है, कंपनी, कंपनी पहले हम देखते हैं, एक तो होती है प्रोप्राइटर, PROPRIETER, प्रोप्राइटर, ठीक है। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, आपने देखो PVT LTD लिखा होता है, LTD, PVT LTD, इसका मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एक होता है पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, जगह कम रहेगी, पब्लिक लिमिटेड, एक होता है पब्लिक लिमिटेड। प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, इनमें क्या फ़र्क है। देखो जो प्रोप्राइटर कंपनी होती है, प्रोप्राइटर, इसको तो हम अलग ही कर देते हैं। जो प्रोप्राइटर होती है, इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, इसमें जो ओनर है, इस कंपनी का ओनर जो होता है वो एक ही होता है, यानी कि सिंगल ओनर होती है, एक ओनर होता है। इस कंपनी में ओनर होते हैं, तो एक इसमें है तो यानी कि एक से ज़्यादा होंगे, तो इसमें होंगे 2 से लेकर 200 तक, इसमें 200 तक ओनर हो सकते हैं। और अगर 200 से ज़्यादा है ये ओनर, यानी कि पार्टनर ही होंगे, है ना। 200 से ज़्यादा के इसमें एक अकेला होगा तो वही ओनर होगा। इसमें 2 से लेकर 200 तक होंगे, पार्टनर होंगे। इसमें 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, 200 से 200 प्लस जो होते हैं पार्टनर, वो क्या कहलाता है, पब्लिक लिमिटेड कहलाता है, पब्लिक लिमिटेड। अब देखो हम और समझते हैं क्या क्या होता है इनमें। जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर में बस जब मालिक एक है, प्रोप्राइटर मालिक एक है, तो इसका देखो कंपनी का ना, एक तो होता है हमारा पैन कार्ड अपना होता है, एक पैन कार्ड हमारा अपना होता है, ठीक है। एक कंपनी का अलग से पैन कार्ड होता है, एक कंपनी का पैन कार्ड होता है। तो जो कंपनी के पैन कार्ड से क्या बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा, और जो हमारा पर्सनल है उससे क्या बनेगा, सेविंग अकाउंट बनेगा। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस आपको पता है, मैंने भी पढ़ा दिया था, ठीक है। तो इसमें जो होगा प्रोप्राइटर में ओनर एक है, तो ये अपने पैन कार्ड से सब कुछ करेगा। यानी कि देखो कंपनी है, सबसे इजी खोलना ये वाली कंपनी होती है ना, सबसे इजी ये वाली कंपनी। बस अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो कंपनी का वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है, ठीक है। एक करंट अकाउंट खोलो, आपकी कंपनी बन गई, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, जो अगर GST भरनी है, GST भरनी है, GST या फिर वो ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, है ना, ये सारे के सारे काम कौन करेगा, ओनर करेगा। यानी कि ओनर के काम ओनर के ऊपर ही होंगे, ठीक है। किससे कितना पैसा लेना है तो कहाँ जाएगा, ओनर जाएगा। GST देनी है तो ओनर दौड़ेगा, ITR देना है तो ओनर, सब काम वही करेगा, ठीक है, सब इसी के ऊपर है। और अगर इसने कुछ लोचा कर दिया तो पकड़ेंगे किसको, इसी को पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें यानी कि किसी और की पार्टनरशिप नहीं होती, अकेले का सब कुछ उसी का है। प्रॉफिट हुआ तो भी वो इसका सारा, जब सब काम इसने किया है तो प्रॉफिट हुआ वो भी तो सब इसका ही होगा, ठीक। और ना ही इस कंपनी का कुछ पता रहता कि मतलब कि जैसे ये कंपनी जो बड़ी कंपनी होती हैं, ये होती है बड़ी कंपनी, ये बहुत छोटे लेवल पर होती हैं। तो गवर्नमेंट का कोई काम देना है तो गवर्नमेंट इसको प्रीफर नहीं करती, प्राइवेट लिमिटेड को या पब्लिक लिमिटेड को प्रीफर करती है, ठीक है ना। अब आपको डिफरेंस खुद समझ आ जाएगा, जब हम प्राइवेट लिमिटेड के बारे में पढ़ेंगे तब डिफरेंस खुद क्लियर हो जाएगा क्यों करती है।
ठीक, तो प्रोप्राइटर समझ आ गया। प्रोप्राइटर में सिंगलर ओनर होता है, वो जो करेगा सारे काम करेगा वो अपने पैन कार्ड से। नाम किसको होगा? कंपनी का। नाम तो होगा कंपनी का, लेकिन करेगा वो अपना, यानी किसी को पैसा देना है, किसी को पैसा देना है तो करेगा वो अपने अकाउंट से, अपने पैन कार्ड से, लेकिन नाम किसका होगा? कंपनी का, यानी कि कंपनी की तरफ से आया है, तो सब कुछ उसी का है। ठीक है ना। प्रोप्राइटर में। प्राइवेट लिमिटेड में आप समझ गए कि ओनर कितने होते हैं? 2 से लेके 200 तक। एक सेकंड में पानी पी लो। देखो, प्राइवेट लिमिटेड में ओनर कितने हैं? 2 से लेके 200 तक। इसमें क्या होता है? इसमें सपोज करो 2 पार्टनर मानने हम, 2 इसके ओनर है ना, हम छोटे लेवल पर समझाने के लिए ले रहे हैं। 2 पार्टनर है, तो इसमें क्या होगा? इसमें एक तो होता है सीईओ, सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, सीईओ होता है। एक होगा सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, यानी कि जो टेक्निकल काम देखेगा, टेक्निकल काम देखेगा सीटीओ, और जो काम कैसे होना है सब डिपार्टमेंट के ऊपर कौन होता है? सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, सीटीओ। एक होगा सीएलओ, चीफ लीगल ऑफिसर, यानी कि कुछ लफड़े, मतलब कानूनी कुछ कार्यवाही करनी है, कानून के उसमें कुछ पड़ गए है ना, तो लीगली किसको देखना है? सीएलओ को, चीफ लीगल ऑफिसर। तो इसमें क्या होता है? इसमें काम बटे होते हैं, ये काम इसका है, ये काम इसका है, यानी कि अगर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होती है तो किसको पकड़ोगे? सीटीओ को, है ना। अगर न्यायिक उसमें है ना, जुडिशियल वाले में अगर किसको गड़बड़ होती है तो किसको पकड़ेंगे? सीएलओ को, ठीक है। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं इन सब के ऊपर, है ना, इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब इनसे ऊपर भी क्या होता है? एमडी, जिसको हम क्या कहते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या होता है? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये क्या, इसका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रेख देख करना, बैठक बुलाना, जो बोर्ड मेंबर की बैठक होती है वो बुलाना, ठीक है, उसमें बातचीत करना, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब काम किसका होता है? एमडी का होता है। तो जो कंपनी का मालिक है, जो कंपनी का मालिक है, जैसे रिलायंस का जो कंपनी, यानी कि किसी का भी एग्जांपल ले लो, मुकेश अंबानी का ले लो, अडानी का ले लो, है ना, इन्हीं का नाम पता है, बड़ी बड़ी का तो हमें, ठीक। तो जैसे जो कंपनी का मालिक है वो एमडी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, का मालिक भी वही है, एमडी भी वही है, या फिर वो सीईओ भी हो सकता है, कंपनी की मालिक ही सीईओ हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं जो सारे हैं काम करने वाले, जो वर्कर्स हैं, ये वर्कर ही तो हैं, इनसे नीचे तो सब वे होंगे, जैसे कि यानी कि जो वैसे कर्मचारी होते हैं छोटे छोटे, ऐसे चौकीदार और ये सब जो छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं, इनसे नीचे वो सब होते हैं, लेकिन इनको हम कहेंगे गवर्निंग बॉडी है, ये इन्हीं की वजह से कंपनी चल रही है, यही मेन काम करने वाले होते हैं। हर डिपार्टमेंट के अपने सुप्रीम, चीफ का मतलब सबसे आगे, सबसे ऊपर, ठीक है, क्या है ये? चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, समझ गए। तो ये क्या है? गवर्निंग बॉडी है, क्लियर। अब अगर इनकी क्या होती है? इनकी सैलरी होती है, इन सब की सैलरी होती है, तो ये तो होंगे सैलरी पे, ठीक। जो मालिक है, मालिक की तो सैलरी नहीं होती, मालिक की सैलरी नहीं होती, मालिक का क्या होता है? डिविडेंड होता है, डिविडेंड, इसको हम कहते हैं लाभांश। क्या कहते हैं इसको? लाभांश कहते हैं। डिविडेंड को हम क्या कहते हैं? लाभांश। तो मालिक का क्या होगा? डिविडेंड होगा। अब ये डिविडेंड कैसे बढ़ता है, कब मिलेगा, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, ये समझेंगे, ठीक, क्लियर। इसमें एक सीएफओ भी होता है, सीएफओ जो फाइनेंशियल चीज़ें देखता है, पैसे वैसे कहाँ कितनी, सपोज करो कंपनी को 500 एकड़ ज़मीन खरीदनी है ना, तो 500 एकड़ ज़मीन खरीदनी, ये कौन ऑर्डर देगा? सीईओ। कौन देगा? सीईओ। मालिक का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, मालिक को सिर्फ क्या चाहिए? अपना डिविडेंड चाहिए। तो सीईओ करेगा कि भैया आप कंपनी को आगे बढ़ाने की हमें एक नई फैक्ट्री लगानी है, हमें इतनी ज़मीन खरीदनी है, लेकिन ज़मीन का क्या करेगा? ज़मीन देखेगा, फाइनेंशियल काम, उसमें पैसा कितने में ज़मीन लेनी है, कैसे पैसा जाएगा, वो काम किसको होगा? सीएफओ का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ का, क्लियर। तो ये सारी इन सब की क्या होती है? इन सब की सैलरी होती है, ठीक। अब हम क्या करें? देखो, सपोज करो किसी कंपनी ने 200 करोड़ का बिजनेस है, 100 करोड़ मान लेते हैं, छोटे पे चल रहे हैं, ठीक है, 100 करोड़, किसी कंपनी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया, 100 करोड़ का बिजनेस किया, 100 करोड़ उसने
प्रॉफिट हो गया उसका 100 करोड़ का। ठीक, अब इसमें क्या क्या थे, एक तो एमडी था, एमडी मालिक ही एमडी है, दो पार्टनर है ए एंड बी, दो पार्टनर है, मालिक कितने हैं, दो, है ना। इन्हीं में से एक ए को मान लेते हैं, ए क्या है इसमें, एमडी है, ए क्या है इसमें, एमडी है। इसमें फिर सीईओ होगा, है ना, सीएफओ होगा, सीएलओ होगा, और कौन था, सीटीओ होगा। चीफ तो सभी में सबसे बड़े अपने डिपार्टमेंट के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ लीगल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, ये सारे क्या होंगे, ऑफिसर होंगे, गवर्निंग बॉडी होंगे। ठीक है, अब उसने 100 करोड़ का जो बिजनेस किया है ना साल में, तो इनमें से क्या होगा, इस 100 करोड़ में से सपोज करो उसने 20 करोड़ तो खर्च कर दिए, 20 करोड़ खर्च कर दिए। खर्च करने का मतलब कि 20 करोड़ खर्च कैसे कर दिए, भाई सबकी सैलरी भी देनी है, या फिर कोई भी जो मशीनें वगैरह चेंज करनी है, ये सब करना है, वो सब खर्च हो गया, प्लस सबकी सैलरी, ये इन सब की क्या होती है, इन सब की सैलरी होती है, इन सब की सैलरी भी दे दी। एमडी की भी तो सैलरी होगी, ये भी तो वर्क कर रहा है, एमडी की भी सैलरी होगी, एमडी ने अपनी सैलरी ले ली। ठीक है, हमारे पास बचे कितने, 80 करोड़ रुपए बचे, 80 करोड़ रुपए बचे। ठीक, अब 80 करोड़ जो हमारे पास बच गए, अब ये क्या होगा, अब ये किसके पास जाएगा, ठीक है, 80 करोड़ रुपए किसके पास जाएगा, इनका क्या होता है, अब जो हमारे ये मालिक हैं ए और बी, है ना, ये क्या बुलाएंगे, बोर्ड मेंबर बुलाएंगे, यानी कि बोर्ड मीटिंग होगी। अब क्या होती है, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग होगी। ठीक है, अब बोर्ड मीटिंग होगी, इस बोर्ड मीटिंग में पूछा जाएगा कि देखो हमने इतने, हमारा खर्च हो गया, हमारे 80 करोड़ रुपए बच गए, अभी बताओ फ्यूचर की कोई प्लानिंग है, फ्यूचर की कोई प्लानिंग हो, हमें कुछ ज़मीन खरीदनी हो, है ना, कहीं कोई फैक्ट्री लगानी हो, या कुछ भी हो सकता है फ्यूचर के लिए, तो इनमें सब बैठेंगे, सारे के जो चीफ हैं सब बैठेंगे, है ना, एमडी भी होगा। फिर ये जो सीईओ वगैरह ये सब अगर कहेंगे कि देखो हमें क्या करना है, हमें अगले साल तक हमें 100 एकड़ ज़मीन चाहिए, और वहाँ पे हम ऐसे अपनी मतलब फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को ये काम करना है। चलो ठीक है, हमें कितना चाहिए, 100 करोड़ में से हमारे पास 80 करोड़ रुपए बचे हैं, तो कितने, 50 करोड़ रुपए निकाल देते हैं, 50 करोड़ उसके लिए निकाल देते हैं। तो 50 करोड़ कहाँ चलेगी, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ठीक है ना, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, किसके लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। अब कितने बचे, 30 करोड़ रुपए बचे, अब इसमें से 50 माइनस हो गए, बचे कितने, 30 करोड़ रुपए बचे, ठीक है ना, 30 करोड़ रुपए बचे। अब ये 30 करोड़ किसके होंगे, इन 30 करोड़ के लिए कहा जाएगा कि अब डिविडेंड बांट लो, अब क्या करो, डिविडेंड बांट लो। भाई इनको तो सैलरी मिल चुकी, इनका तो कोई मतलब है नहीं, ये जो 30 करोड़ रुपए हैं, ये 30 करोड़ रुपए किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे ए एंड बी के पास, जो इस कंपनी के क्या है, मालिक हैं। और इनके पास भी कैसे जाएंगे, जितना, भाई फाइनल तो यही बचा, ठीक है, फाइनल डिविडेंड ये बचा, तो इनके पास कितना जाएगा, अगर जितने परसेंट के इन्होंने इसमें लगा रखा है, सपोज करो ए की पार्टनरशिप जो थी वो 50% थी, नहीं इसको कर लेता हूँ 60% थी, ए की पार्टनरशिप 60% थी, बी की 40% थी, तो कितना बचा हमारे पास, 30 करोड़। 30 करोड़ का 50% किसको जाएगा, 50 तो है नहीं, 60, 30 करोड़ का 60% जाएगा ए को, और 30 करोड़ का 40% जाएगा बी को। ठीक है, इस तरह से डिवाइड हो जाता है, ये होता है डिविडेंड। अब जितने भी इसमें मालिक हो जाएंगे, इसमें तो 2 से लेकर 200 तक हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में 2 से लेकर 200 तक हो सकते हैं, ठीक, 2 से 200 तक हो सकते हैं। तो जितने मालिक होंगे इतनी, जितना उनका परसेंटेज उनका उसमें शेयर होगा, उसी हिसाब से वो डिविडेंड बढ़ जाएगा। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट हो ही ना, ये भी तो हो सकता है प्रॉफिट ना हो। अगर प्रॉफिट ना होगा तो देखो सैलरी पे कोई फ़र्क पड़ेगा कि इनकी, नहीं, क्योंकि जब प्रॉफिट था तो प्रॉफिट में से थोड़ी इन्होंने कुछ लिया, तो जब कंपनी लॉस में जाएगी तो लॉस से इनका क्या मतलब। तो जो भी वर्कर्स हैं, है ना, जो सैलरी पे वर्क करते हैं, उनका प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस का फ़र्क किसको पड़ेगा, शेयर होल्डर को, प्रॉफिट और लॉस से फ़र्क किसको पड़ेगा, शेयर होल्डर को। अब सपोज करो ये जो 80 करोड़ बचे थे, बोर्ड मीटिंग में बात होती है कि हमें जो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए पूरे के पूरे 80 करोड़ रुपए रखने हैं, तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं, यहाँ पे ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो डिविडेंड बटेगा ही नहीं। बात समझ आ रही ना, यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड बट जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं बटेगा। अगर कंपनी लॉस में जा रही है ना, ऐसी भी हो सकता है कि कंपनी को लोन लेना पड़ जाए, इनको सैलरी वगैरह देने के लिए, कंपनी को आगे चलाने के लिए, और लोन प्रॉफिट हो नहीं रहा, आप लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, ठीक, तो फिर तो कंपनी बंद हो जाएगी।
फिर क्या हो जाएगी, फिर कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी गवर्नमेंट थोड़ी ना है, वो तो नाम ही प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी बंद हो जाएगी। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कंपनी है भरोसेमंद कैसे हो सकती है। इसमें क्या है, देखो ऐसी जो कंपनी होंगी, जो बड़ी कंपनी होती हैं वही क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती हैं। छोटे लेवल पर क्या होगा, प्रोप्राइटर होगा। छोटे लेवल पर क्या होगा, प्रोप्राइटर होगा। तो ये जो कंपनी होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के में क्या होती है, लिंक रजिस्टर होती हैं। किस में होती है, मिनिस्ट्री यानी कि MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसमें क्या होती है, रजिस्टर होती हैं, इसमें रजिस्टर होती हैं। तो अगर जो कंपनी MCA के में रजिस्टर्ड है वो प्राइवेट कंपनी होती है मैक्सिमम, है ना। तो जो MCA में क्या है, रजिस्टर्ड है, उन कंपनी का पूरा डाटा आप MCA की वेबसाइट पर देख सकते हो। यानी कि कितना कंपनी का टर्नओवर है, कितने उसके पास कर्मचारी हैं, कितना उसे प्रॉफिट हुआ, क्या वो प्रोडक्ट बनाती है ना, A to Z चीज़ें। कुछ भी इनका छुपा नहीं रहता। कितना ये टैक्स देते हैं, हर साल इन्होंने कितना इनका प्रॉफिट हुआ, कितना उन्होंने टैक्स में दे दिया, कितना उन्होंने डिविडेंड बांट लिया, है ना, कौन कौन इसमें पार्टनर है, किसके शेयर कितना है, वो सब टोटल बिल्कुल सब ओपन रहता है। यानी कि कुछ भी इसमें छुपा नहीं सकते, इसमें कुछ भी आप छिपा नहीं सकते। प्रोप्राइटर में ऐसा कुछ होता ही नहीं। प्रोप्राइटर में तो अकेला मालिक है, उसके पास कितना प्रॉफिट हो गया, कितना उसका नुकसान हो गया, किसी को नहीं पता। इस वजह से जो गवर्नमेंट है या फिर कोई भी है, सब भरोसेमंद कंपनी की होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, उसका सब कुछ ओपन रहता है। ठीक। तो ऐसी कंपनी बनाने के लिए देखो, प्रोप्राइटर तो बहुत इजीली बना सकता है कोई भी। आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है कंपनी का, एक पैन कार्ड चाहिए, करंट अकाउंट खोलाओ, आपका ये बन जाएगा प्रोप्राइटर। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के लिए बहुत झमेला होता है। एक तो इसमें पार्टनर होने चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, ठीक है, MCA में रजिस्टर्ड कराओ, ठीक। और क्या होगा, इस कंपनी का क्या होता है, अपना एक संविधान होता है, कंपनी का अपना संविधान, उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम। जो कंपनी का अपना संविधान होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम। आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है। इसमें ये तो हो गया कंपनी के एक तरह से रूल्स। संविधान को तो मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि उसमें रूल्स वगैरह होते हैं, है ना, हमारी कंपनी में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम होता है। दूसरा इसमें एक होता है MOU भी होता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसमें लिखा होता है कि अगर हम देखो, पार्टनर से बहुत सारे हो सकते हैं, सपोज अभी इसमें 3 ही पार्टनर हैं, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये होगा कि हम कितने पार्टनर हम और ऐड कर सकते हैं, या जो हम पार्टनर और बनाएंगे उनके लिए हमारी क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, कितने टाइम बाद आपको रिटायरमेंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन कंपनीज़ की। क्लियर। तो ये आप समझ के कि जो इसमें शेयर होल्डर होगा, है ना, उसको कितना कितना मिलेगा, जितने % का उसका लॉस है उतने जितने % उसका शेयर है उतने उसको डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक। अब हम देखें, ये तो हम प्राइवेट लिमिटेड था, दूसरा पब्लिक लिमिटेड था। बिल्कुल सेम होता है इनका, यानी कि जो भी हमने इसमें पढ़ा प्राइवेट लिमिटेड में वही सेम इसमें होता है। सिर्फ फ़र्क किसका है, साइज़ का। फ़र्क किसका होता है, साइज़ का। अगर 200 से कम पार्टनर है, 200 से कम पार्टनर तो क्या आएगा, प्राइवेट लिमिटेड। 200 से ज़्यादा है तो पब्लिक लिमिटेड। जैसे कोका कोला है, कोका कोला में लाखों हैं, कोका कोला में मालिक कितने, लाखों, पता ही नहीं चला उसका रियल मालिक कौन है ना, इतने सारे पार्टनर। तो वो क्या है, वो पब्लिक लिमिटेड है। कोका कोला क्या है, पब्लिक लिमिटेड है। ठीक। कोका कोला क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड होती है। जैसे अब शेयर का मतलब समझो, शेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो पब्लिक लिमिटेड में जो पार्टनर होंगे 200 से ज़्यादा होंगे। कितने होंगे, 200 होंगे, 200 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन कंपनी जिसने इस्टेब्लिश की होगी, ठीक है ना, तो उसको वो क्या करेगा, वो इसमें और पार्टनर ऐड करेगा। जिसने इस्टेब्लिश की होगी वो तो उसकी मेन बॉडी है। ठीक। अब सपोज करो कोई इंसान है, उसने उसका नाम हम क्या रखें, राहुल रख लेते हैं, राहुल इसकी कंपनी है ना, इसकी कंपनी है मेनली, इसने इस्टेब्लिश की है। अब इसको ज़रूरत है कितने रुपए की,
इसको ज़रूरत है 120 करोड़ रुपए की, इसको 120 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। इसको 120 रुपये ज़रूरत है, 120 करोड़ की। अब इसने 20 करोड़ रुपए तो इसने खुद डाल दिए, 20 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट इसने खुद कर लिया, ठीक। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 120 करोड़ की ज़रूरत है। 120 में से 20 करोड़ इसने खुद से डाल दिए। अब कितने, इसको 100 करोड़ की ज़रूरत है। कितने बचे? 100 करोड़, 100 करोड़ की ज़रूरत है, ठीक। अगर ये 100 करोड़ ये चाहे तो एक आदमी से ले सकता है ना, बहुत है देने वाले, 10 आदमी से ले सकता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा लोग, अगर ये कम लोगों से लेगा तो उनका परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा बैठेगा, कम लोगों से लेगा तो परसेंटेज ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ये 100 करोड़ ये जो 100 करोड़ रुपए हैं ये पब्लिक से मांग ले, पब्लिक से मतलब बहुत सारे लोगों से ले ले, सपोज करो ये 1000 लोगों से मांगे, 1000 लोगों से, तो परसेंटेज वैल्यू कम आ गई, यानी कि उसको बहुत थोड़ा सा परसेंट इन्होंने इन्वेस्ट किया इसमें, बहुत थोड़ा सा परसेंट इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। ऐसा करेगा क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आप 10% से ज़्यादा, 10% या 10% से ज़्यादा, 10% या 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, ये 10% या 10% से ज़्यादा के आप शेयर लेते हो, तो आप क्या करते हो, आप उस कंपनी के बोर्ड मेंबर की जो बैठक होती है उसमें बैठ सकते हो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में आप भाग ले सकते हो। जैसे वहाँ पर कुछ भी बात होती है आप मना करते, नहीं ये नहीं कर सको, ये नहीं करो, ये मुझे पसंद नहीं है, आप अपने ये चेंज करो, आप उसमें बोल सकते हो, है ना। मीटिंग में आप जा सकते हो अगर 10% से ज़्यादा हो गया, ठीक। तो इसको किसी का क्या चाहिए, किसी का भी इसको सिर्फ पैसे चाहिए, किसी का भी दखलंदाजी नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा, किसी का भी शेयर इतना नहीं लेने देगा किसी को भी कि उसका 10% से ज़्यादा बैठ जाए, 10% क्रॉस करे, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये पब्लिक में उसे कहते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO, हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी क्या करेगा, इसने क्या किया, इसने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO निकाला, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक को ऑफर किया शेयर खरीद लो, ठीक, पब्लिक ऑफर किया शेयर खरीद लो। तो कोई ऐसा बंदा होगा कि जो 100 करोड़ में से 100 करोड़ में इतना ज़्यादा खरीद ले कि उसका 10% से ज़्यादा हो जाए, भाई पब्लिक ऑफर, पब्लिक में हर तरह के लोग हैं, ठीक। तो फिर इसको क्या करना चाहिए, फिर क्या करेगा, इस पर लॉक कर देगा कि आप इससे ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकते, आप इतनी वैल्यू से ज़्यादा आप शेयर नहीं खरीद सकते, ठीक है। उसको लॉक कर देगा। फिर दुनिया भर के लोगों ने थोड़ा खरीद लिया, ठीक है ना। अब इसके पास टोटल कितने हो गए, 100 करोड़ रुपए पहुंच गए, इसके पास टोटल 100 करोड़ रुपए पहुंच गए। अब किसी ने 0.01% दिया इसको, है ना, 100 करोड़ का 0.01% दिया, किसी ने 0.5% दे दिया, किसी ने 1% दे दिया, किसी ने 2% दे दिया, किसी ने 5% दे दिया, किसी ने 0.06% दिया, है ना। दुनिया भर के लोग हो गए। अब ये जो सारे लोग हैं, क्या इनके होने से इसको पैसा तो पूरा मिल गया, क्या इनके होने से इसकी कंपनी में कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसको डिस्टर्ब करने जाएंगे, क्या इसको डिस्टर्ब, ये 100 करोड़ की जगह पे 1000 करोड़ भी लिख सकते हो, क्या इसको डिस्टर्ब करने जा सकते हैं? नहीं भाई, जिसने 0.01% इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में, 0.01% के क्या खरीदे, शेयर खरीदे हैं, तो वो क्या जाएगा कि भाई मेरा भी हिस्सा है इसमें, मैं भी मालिक हूँ? नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक 10% से ज़्यादा नहीं होगा ना आपका इन्वेस्टमेंट, तो आप कंपनी में नहीं बोल सकते। तो ये क्या करेंगे, अपने घर बैठेंगे आराम से, ये करेंगे अपने घर बैठेंगे, सारा काम कौन करेगा, ये राहुल करेगा, सारा काम किसके हाथ में, इसी के हाथ में। इसको पैसा भी पूरा मिल गया, कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं आ रहा, तो मजे ही मजे ठीक। अब जब क्या होगा, अब ये 100 करोड़ में से सपोज इसने कितने कमा लिए, 100 करोड़ में इसने लगाए और इसने 200 करोड़ रुपए कमा लिए, 200 करोड़ रुपए इसने 200 करोड़ रुपए का इसने प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है। अब इसका कुछ खर्चा भी आएगा, सपोज करो 50 करोड़ इसने खर्च कर दिए, 50 करोड़ क्या कर दिए भाई, सैलरी दी, कंपनी में जितने उसके वर्कर्स थे उनको सैलरी दी, हर तरह से मिला के 50 करोड़ इसने खर्च कर दिए। अब इसके पास कितने बचे, 150 करोड़ रुपए बचे, 150 करोड़ बचे। ये जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने शेयर लिए हैं, है ना, जिन्होंने शेयर लिए हैं, अब सपोज करो ये 5% वाला है, इसको कुछ मान लेते हैं हम, 5% वाले को
इसको मान लेते हैं हम, इसको राम मान लो 5% वाले को, ठीक। अब साल का लास्ट आ गया, साल के लास्ट में प्रॉफिट जुड़ा, प्रॉफिट फाइनली कितना बैठा, 150 करोड़ का बैठा। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो अपना प्रॉफिट मतलब साल के लास्ट में मतलब पूरे एक साल का ही काउंट करती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनी में वो 6 महीने के अंदर भी होता है, कुछ कंपनी में हर 3 महीने में काउंट होता है। लेकिन बात तो एक ही है भाई, पूरे साल का तो प्रॉफिट उसका वही बैठेगा, ठीक। तो साल का प्रॉफिट कितना, 150 करोड़। अब इस 150 करोड़ का 150 करोड़, करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, यानी कि 7 है ना, 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख 10 लाख करोड़, 5 हाँ 7 जीरो होती हैं, तो 3 6 7, ठीक है। 150 करोड़, इतनी सारी ज़ीरो, तो 150 करोड़ का कितना मिलेगा इसको, 5%। सोचो जिस कंपनी ने 150 करोड़ का प्रॉफिट हो उसमें अगर आप 0.01% भी आपका है ना, तो बल्ले बल्ले। तो इसका मिलेगा इसको कितना, 5%, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पंजे 75, कितना बैठेगा यहाँ 75 लिखो, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख 10 लाख करोड़, 7 करोड़ 50 लाख रुपए, 7 करोड़ 50 लाख रुपए। लेकिन इसने जो दिया भी तो 5% है, 100 करोड़ का 5% दिया होगा इसने, 100 करोड़ का 5% दिया होगा भाई, 5% के इन्वेस्टर है ये, तो 100 करोड़ का 5% दिया होगा ना इसने। अब 100 करोड़ का यहाँ पे यहीं पे निकाले ना, 100 करोड़ का 5% से दिया कितना होगा, क्या करना हमें, यहाँ पे लगा दो एक और जीरो, ठीक है। 100 करोड़ का 5% कितना बैठेगा, यहाँ 5 लगा देंगे बस हम, 5 और इस आगे जीरो, 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़, ये 7 करोड़ 50 लाख था ना, 5 करोड़ इसने दिया और 7 करोड़ 50 लाख रुपए इसको मिल गए घर बैठे बैठे। तो वही बात है, देना भी तो इतना सारा पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है तरीका किसका, पब्लिक का, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, ठीक है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। समझ आइए किस तरीके से इसमें शेयर वगैरह होते हैं। तो जितने परसेंट आपने इन्वेस्ट किया है उतने ही परसेंट आपको प्रॉफिट मिलता है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो पूरी उम्र के लिए, हमेशा के लिए आप उसके पार्टनर बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर इसको सपोज ये 150 करोड़ का इसको प्रॉफिट था, अगर इसको क्या होता, इसको लॉस हो जाता, इसको लॉस हो जाता, तो इसकी पार्टनरशिप खत्म थोड़ी ना होती, बस को क्या डिविडेंड नहीं मिलता, जो इसको मिल रहा था वो नहीं मिलेगा उस साल, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप खत्म नहीं होनी है, क्लियर। तो ये हमने कंपनी के टाइप्स वगैरह पढ़ ली, कैसे प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड क्या होता है। पब्लिक लिमिटेड में भी शेयर का तो जो मतलब डिविडेंड को बंटने का तरीका वो सब यही होता है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना आपको समझ आया हो तो। थैंक यू दोस्तों।